पवन एस्ट्रल द्वारा प्रस्तुत हमले वास्तविकता के समान ठोस थे और उनकी शक्ति पवन तत्वीय काया द्वारा काफी बढ़ा दी गई थी, इसलिए वे तेजस के पवन ब्लेड से कहीं अधिक प्रभावी थे। यह स्पष्ट था क्योंकि विवेक द्वारा बनाई गई बर्फ की डालें एक के बाद एक टूट रही थीं। फिर एक अजीब दृश्य सामने आया। तेजस के पवन ब्लेड जो विंड एस्ट्रल टीयर के पवन ब्लेड से टकरा रहे थे, वे पूरी तरह से प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। हालांकि पवन एस्ट्रल ब्लेड ने टकराने के बाद अपनी दिशा बदल दी और अन्य पवन एस्ट्रल हमलों पर हमला किया। तीखी सीटी की आवाज हवा में गूंज गई, लेकिन कोई भी हमला तेजस और विवेक के करीब नहीं पहुंच सका। विवेक ने केवल सामने से होने वाले हमलों को प्रभावी ढंग से रोका। तेजस के पवन ब्लेडों की अनुक्रम ने आसपास के अन्य पवन सूक्ष्म हमलों को विक्षिप्त कर दिया। तेजस निस्संदेह मध्यम दूरी के हमलों में अपने क्षेत्र में सर्वोच्च था। उसके हमलों के प्रक्षेप पथ को नियंत्रित करने की क्षमता ने गौरवलाल और चांदनी को, जो हवा से सब देख रहे थे, पूरी तरह से चकित कर दिया। अपनी संक्षिप्त मुठभेड़ में तेजस ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि विंग टाइगर अपनी ताकत, काया और हवा को नियंत्रित करने की स्वाभाविक योग्यता के साथ निश्चित रूप से विवेक से ऊपर था, भले ही विवेक भी छठे क्रम पर था। हताहतों से बचने के लिए लड़ाई को जल्दी समाप्त करना जरूरी था। वरिष्ठ भाई, मुझे कुछ समय दीजिए, तेजस ने चिल्लाया। पीछे हटते हुए अपने हाथों को ऐसे हिला रहा था जैसे बादलों के समुद्र में तैर रहे ड्रैगन। एक हरी रोशनी तेजी से उसकी हथेलियों में समा गई। तेजस की आंखें पूरी तरह से गहरे हरे रंग में बदल गईं। यह स्पष्ट संकेत था कि वह अपनी ऊर्जा को चरम सीमा तक बढ़ा रहा था। इस बीच विवेक भी शक्ति से भर गया। तेजस ने पवन एस्ट्रल हमलों को संभालने के बाद विवेक ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और फ्लिकिंग डार्ट का उपयोग करके एक और हिमखंड छोड़ा। पंख वाला बाघ, जिसकी एक आंख नष्ट हो चुकी थी, उन्माद में था। अपने विस्फोटक हमले के तुरंत बाद उसने बिना एक पल रुके अपने लक्ष्य की ओर झपटा। हिमखंड को बहुत करीब से मारा गया और पंख वाले बाघ ने उसे दूर फेंकने के लिए अपना पंजा घुमाया। उसी समय छोड़ा गया हिमखंड अपने आप फट गया। जोरदार धमाके के साथ विस्फोट ने पंख वाले बाघ के पंजे को पीछे की ओर उड़ा दिया। अगले ही पल विवेक ने अपने हाथ में बर्फ का भाला बनाया और उसे पंख वाले बाघ की दूसरी आंख पर निशाना साधते हुए जोर से घुसा दिया। पंख वाले बाघ ने क्रोध में दहाड़ते हुए एक बार फिर अपने शरीर के चारों ओर वायु तत्व की ऊर्जा को इकट्ठा किया और पवन ब्लेडों के विस्फोट को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इस क्षण गौरवलाल ने आखिरकार राहत की सांस ली। जमाना। पंख वाला बाघ एक पल के लिए अकड़ गया। उसने जो ऊर्जा अभी इकट्ठा की थी वह लगभग तुरंत ही बिखर गई और वह ब्लेड तूफान बनाने में विफल रहा जिसका उसने इरादा किया था। इस बीच विवेक का बर्फीला भाला पहले से ही उसकी आंखों के सामने था। भारी दबाव में उनका समन्वय अद्वितीय था। बर्फ का भाला पंख वाले बाघ की आंख के गड्ढे में घुसने ही वाला था। तभी पंख वाले बाघ के शरीर से हरे रंग की रोशनी का एक विस्फोट हुआ। हवा का सूक्ष्म शरीर प्रतिक्रिया में फट गया, जिसने बर्फ के भाले को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया। हालांकि यह कार्रवाई जल्दबाजी में की गई थी और पिछली बार की तुलना में कम क्रूर थी। बर्फ के भाले की पूरी ताकत के सामने विंड एस्ट्रल धीरे धीरे झुकता चला गया। पंख वाले बाघ के पंख जोर से फड़फड़ाने लगे, जिससे एक भयंकर हवा चली और गौरवलाल को उड़ा ले गई। वह ऊपर और पीछे की ओर बह गया और समृद्ध वायु तत्वी ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर एकत्रित हुई। विवेक ने सोचा, कितना कठोर है। उसी छठे क्रम का होने के बावजूद यह युवा पंख वाला बाघ, जो एक परिपक्व जानवर भी नहीं था, तत्वों के नियंत्रण और शारीरिक शक्ति दोनों में उससे आगे निकल गया। राक्षसी जानवरों का जन्मजात उपहार ऐसा ही होता है, राक्षस जाति की प्रतिभा। लेकिन इस समय वह पीछे नहीं हट सकता था। उसके छोटे भाई और बहन उसके पीछे थे और उसे तेजस के लिए समय खरीदना था। उसे तेजस पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि जब तक वह इस आमने सामने की टक्कर में विंग टाइगर को रोक सकता है, तेजस निश्चित रूप से युद्ध को समाप्त करने वाला प्रहार करेगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसी पल उसने बर्फीली नीली चमक बिखेरनी शुरू कर दी, जिससे आसपास की हवा का तापमान अचानक गिर गया। उसका पूरा शरीर तुरंत बर्फीले नीले रंग में बदल गया। यह संकेत था कि उसने आइस निम्फ परिवर्तन को अपनी सीमा तक धकेल दिया था और अपने बर्फीले तव शरीर को सक्रिय कर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े बर्फ के भाले को जोर से जमीन में घुसाया और अगले ही क्षण उसके चारों ओर असंख्य बर्फ के टुकड़े फूट पड़े।
जैसे ही ये हिमखंड उभरे, उन्होंने एक प्रचंड विस्फोट के साथ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक छोड़ी। अंततः पंख वाले बाघ के चारों ओर वायु तत्व का विस्फोट हुआ, जो एक विशाल बवंडर में बदल गया और नीचे की ओर बहने लगा। बर्फ के टुकड़े जमीन से उछलकर बवंडर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वे प्रत्येक 2 मीटर से ज्यादा लंबे थे और उनके आगे बढ़ते हुए तेजी से सीटी बज रही थी। बर्फ के टुकड़े बवंडर में घुस गए और तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए। अब बर्फ के टुकड़ों से भरा बवंडर और अधिक खतरनाक हो गया था। लेकिन तभी विवेक ने चिल्लाया, विस्फोट! धमाकेदार विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ बवंडर के भीतर बर्फ के क्रिस्टल फट गए। उनके शक्तिशाली विस्फोटक बल ने वायु तत्व की सांद्रता को बाधित कर दिया। पूरा आकाश बर्फीले धुंध के विशाल विस्तार से भर गया। बवंडर लगातार चीखता रहा, लेकिन उसकी ताकत हवा में बिखर गई। विवेक का चेहरा लाल हो गया। यह चाल, जो उसने अभी अभी इस्तेमाल की थी, उसकी बर्फ विशेषता क्षमताओं का शिखर थी। आइस ब्लास्ट तकनीक। यह कुछ ऐसा था जो उसने तेजस की सिखाई बातों से विकसित किया था। न केवल बर्फ तत्व का विस्फोट खुद में शक्तिशाली था, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप होने वाले छर्रे भी उसके आसपास की हर चीज को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। उनके प्रयास ने पंख वाले बाघ के बवंडर को रोकने में सफलता प्राप्त की। उसी समय आसमान से नारंगी पीली रोशनी की एक गेंद एक तीखी चीख के साथ नीचे उतरी, जिसने पंख वाले बाघ के सिर पर सीधा वार किया। यह हमला बिल्कुल सही समय पर हुआ, क्योंकि जानवर ने अभी अभी अपना बवंडर छोड़ा था और अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हल्की सी आवाज के साथ नारंगी पीली रंग की आकृति उछली और ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन पंख वाला बाघ भी आकाश से नीचे गिर पड़ा और उसकी खोपड़ी में ताजा दरार आ गई, जिससे खून बह रहा था। जिसने यह हमला किया वह चांदनी थी। लड़ाई की शुरुआत से ही वह एक मौके की तलाश में थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह ताकत के मामले में विंग टाइगर से कहीं आगे थी और सीधे मुकाबले में जिंदा रहने का भी कोई मौका नहीं था। जीतना तो दूर की बात थी। हालांकि हाल ही में सीखी गई गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश ने उसे मौका लेने के लिए उत्सुक कर दिया था। चांदनी ने चतुराई से सही समय का इंतजार किया, जो निश्चित रूप से पंख वाले बाघ और उसके 2 विरोधियों के बीच सबसे जोरदार टकराव के दौरान आएगा। ऐसे समय में पंख वाले बाघ की साधना काफी कमजोर हो जाएगी, साथ ही उसका ध्यान भी बन जाएगा। चांदनी ने उस ओर हमला करने का फैसला किया जहां पंख वाले बाघ की दृष्टि कमजोर हो गई थी। उसने हवा में तेजी से लुढ़का और घूमते हुए सुनहरे पंखों की एक जोड़ी को फहराया और लगातार 9 गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश छोड़े। डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर पर चांदनी का दृष्टिकोण गौरव लाल से अलग था। जबकि सुनहरे पंख मजबूत थे, वे गौरव लाल की पूंछ वाले उल्कापिंड हथौड़े की तुलना में वजन और शक्ति के मामले में कहीं कम थे। इसलिए वह अपनी आक्रमण शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार घूमने की गति का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, खासकर अपनी सुनहरी पंखों की मौजूदा स्थिति में। लेकिन चांदनी के पास अपने तरीके थे। हालांकि उसका शरीर बहुत मजबूत नहीं था, उसकी गति रिडेम्पशन सोसाइटी के छात्रों के बीच बेजोड़ थी। लगातार प्रयासों के बाद उसने पाया कि अपनी गति का सही उपयोग उसकी समस्या का एक अच्छा समाधान था। 9 बार घूमना सबसे उपयुक्त संख्या साबित हुई, जिससे वह स्थिर रह सकती थी और बिना चक्कर आए अपनी गति को अधिकतम कर सकती थी। इसलिए चांदनी ने अपना पहला गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश स्ट्राइक 9 चक्करों के बाद किया। हमला और काटने की शक्ति जबरदस्त थी। वास्तव में ये 5 चक्करों के बाद गौरव लाल के स्ट्राइक को भी पार कर गई। हालांकि चांदनी की मौजूदा शारीरिक शक्ति और साधना के कारण वह केवल एक ही वार कर सकती थी। दूसरे वार की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि पहले वार के बाद उसके सुनहरे पंख झटके से सुन्न हो गए थे और ठीक होने में समय ले रहे थे। वह उस गति का उपयोग करके फिर से हमला कैसे कर सकती थी? इस प्रकार यह एक एकल शक्तिशाली प्रहार था। लेकिन यह हमला छठे क्रम के पंख वाले बाघ पर आसमान से उतरकर गहरा घाव छोड़ने के लिए पर्याप्त था। कुछ ऐसा जिस पर वह एक चौथे क्रम की लड़की निस्संदेह गर्व कर सकती थी। पंख वाला बाघ जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे में तीव्र दर्द के कारण क्रोधित होकर दहाड़ने लगा और फिर से आकाश की ओर चिल्लाने लगा। इसी समय एक छायादार आकृति चुपचाप पास आई। यह छायादार आकृति भ्रम और वास्तविकता के बीच अस्तित्व में लगती थी। इसका हल्का गहरा हरा रंग रात के साथ मिल गया था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद उसकी मौजूदगी का पता भी न चले।